उसी पैसे के लिए ही तो यहाँ बैठे हो जाएगा? अभी नहीं है, कभी हो जाएगा। क्या चीज? क्या बेटा? नार्को टेस्ट क्या होता है? हम्म देखिए अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23, ये आपको आपको पता ही है कि ये मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार ये आपको प्रदान करता है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं बना सकते। स्वयं के खिलाफ आप गवाही नहीं कर सकते और उसको मजबूर बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी एक केस काफी खबरों में था ना, उन्नाव में। तो जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, उनके नार्को टेस्ट की बात चली। जो दूसरा पक्ष है, यानी जिसने शोषण किया है, उनके भी नार्को टेस्ट की बात चली। तो नार्को टेस्ट पहली बात तो किसी ऐसे हो नहीं सकता, उसके लिए कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी और कोर्ट विशेष तरह का परमिशन देता है जिससे कि 20 दिन के उल्लंघन को संभाला जाए, है ना। आपका हमारा कोई ऐसे हमारे खिलाफ कोई कहे कि हमें मारे चार डंडा, कहे कि तुम चोर हो, तो मैं कहूँ मैं चोर हूँ, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। कई बार अच्छा ये बहुत अच्छा कानून है, नहीं तो पता चलता कि दरोगा साहब जितने लोग बैठे हो वो दंड हो जाते हैं। पता चलता कहीं से आदमी उठाओ और उसको इतना मारो कि कबूल दे के मैं चोर हूँ, चोर हूँ, इतना तक आप उसको दहशत पैदा कर दो। लेकिन कोर्ट है इसके लिए, और कोर्ट कहता है दरोगा साहब लिमिट में, नहीं तो हम आपको उठा लेंगे, तो आपको ही जेल में डाल देंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि दरोगा साहब कोर्ट से ही उठा लिए गए थे पैरोकारी करने के लिए, और उसमें गए थे, उनका था गवाही। तो तब तक जैसे साहब गुस्सा आया गवाही में, तो कहने काम करो इन दरोगा जेल में डालो। दरोगा साहब जेल के अंदर आएंगे, मैं दरोगा में जेल में, चलो ठीक है। तो पहली बात तो ये तय करते हैं। दूसरा, इसमें एक इंजेक्शन देते हैं, वो है सोडियम पेंटोथल और एमाइटॉल। सोडियम पेंटोथल या एमाइटॉल के इंजेक्शन देंगे, लेकिन ये ना उम्र के हिसाब से देते हैं, ऐसा नहीं कि किसी कितना भी दे। इसमें 3-4 लोग होंगे बेसिकली, एक होगा डॉक्टर यानी फिजिशियन, एक होगा न्यूरो का व्यक्ति यानी वो भी डॉक्टर होगा, एक मनोवैज्ञानिक होगा साइकियाट्रिस्ट जो कि आपकी मनोवैज्ञानिक भावनाओं को समझे, और एक होगा फोरेंसिक एक्सपर्ट जो आपसे बुलवाएगा। तो जब आप किसी को, जो हम सोडियम पेंटोथल देते हैं, तो उसका जो एक सोचने की क्षमता है या जो ब्रेन की एक्टिविटीज है वो रुक जाती है। फिर वो भविष्य में क्या करेगा, अभी क्या कर रहा था, पहले क्या कर चुका है, वो सब कुछ लगभग लगभग सही बताता है। जैसे आपसे पूछें ये अगली चोरी कहाँ करोगे अगली चोरी आप कहाँ कर रहे हो, यानी इसका मतलब ये पहले चोरी कर चुके हैं। चलिए, तो आप बता दो कि अगली चोरी में बैंक ऑफ बड़ौदा में जाऊंगा। हाँ वो बात अलग है। तो ये एक तरीके से जो ब्रेन पर हमारा कंट्रोल होता है। अभी क्या कंट्रोल करो ना कि आप चीनी खाए हो नहीं खाए, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। लेकिन अगर जॉनी को हम सोडियम पेंटोथल लगा देंगे, तो जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर यस पापा, तो सारा के लिए समझ में। बट इसको कोर्ट साक्ष्य नहीं मानता। कोर्ट कहता है कि कुछ जॉनी ऐसे हैं जो हो सकता है दरअसल करते हैं, जो हाईटेक जो चोर होते हैं ना, और थोड़ा सोडियम पेंटोथल पहले से लेते रहते हैं, तो उन पर असर नहीं करता। पूरा इंजेक्शन लगा दो, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, और इंजेक्शन लगा है तो पापा कहेंगे यार इंजेक्शन लगा तो मतलब सही बोल रहा है। तो ये लोग पहले से हैबिटेट होते हैं। इसका एक ही उद्देश्य है कि आप साक्ष्य तक पहुंचोगे। जैसे कि उसे पूछेगा लाश कहाँ छिपाए हो, तो कहेगा कि घर के पीछे वाले हिस्से में, खोदा गया तो कुत्ते की लाश निकली। फिर उससे पूछेगा लाश कहाँ छिपाए हो, तो कह रहा है कि थाने में, दरोगा साहब थाना था उसके सामने, समझ पा रहे हो दृश्यम। तो अब जो न्यू कंपाउंड था थाने का, उसी में उसने छुपा दिया था। तो अब ये जो सोडियम पेंटोथल है, नार्को है, ये इतना बता देगा कि हमने लाश थाने में छुपा रखी है। तो अब कोर्ट आदेश देगा कि इसकी निशानदेही पर आप उस स्थान पर जाओ, खुदाई करो। यदि लाश निकल जाती है तो कोर्ट कहेगी कि तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर इसके मद्देनजर जॉनी को 20 साल की बामुशक्कत कारावास दिया जाएगा। कहेंगे जॉनी ये बात तो सही है। तो ये है कॉन्सेप्ट। सबसे बेहतर तरीका है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जिससे हम जिसको कोर्ट मानता है। जैसे यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुए, नाम था नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी, बहुत साल पहले की बात है, 19 के डिकेड की बात है। तो एनडी तिवारी का विवाह नहीं हुआ था, बट किसी एक व्यक्ति ने ये उन पर केस किया कि एनडी तिवारी हमारे पिता हैं, रोहित शेखर नाम था उनका। उन्होंने ये क्लेम किया कि हमारी जो माँ है, यानी कि रोहित शेखर की माँ, वो एनडी तिवारी के साथ रहती हैं, बट उनसे विवाह नहीं हुआ, लेकिन मैं उन्हीं का बेटा हूँ। यानी कि बात पितृत्व और मातृत्व की हो गई। तो अब ऐसी स्थिति में बड़ा टेक्निकल हुआ। एनडी तिवारी रसूखदार आदमी कि वो तो मानने तैयार नहीं, और कोई मनवा भी नहीं सकता। अकल एकलौता कोर्ट है जो मनवा सकता है। मामला चला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने डिमांड मांगी फोरेंसिक एक्सपर्ट की। तो वहां पर कहा कि इनका एक काम करो, एनडी तिवारी का ब्लड चाहिए और रोहित शेखर का ब्लड चाहिए, दोनों के डीएनए मैच करा लेते हैं। क्योंकि पिता और माता, क्योंकि जेनेटिक ट्रांसफर होता है, तो यदि मैच होगा तो कॉमन सी बात है ये पिता होंगे। बहुत दिनों तक उन्होंने ब्लड ही नहीं दिया। तो जब चाबुक चला अच्छे तरीके से, तो फिर उन्होंने ब्लड दे दिया। जब मैच हुआ तो 100% मैचिंग आ गई कि रोहित शेखर नरेंद्र तिवारी के ही बेटे। कोर्ट ने 2 आदेश दिए। एक दिया कि आपको रोहित शेखर की मां के साथ बिल्कुल हिंदू रीति रिवाजों से विवाह करना होगा और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करनी होगी। दूसरा आदेश, रोहित शेखर को अपना पुत्र मानना पड़ेगा और समस्त संपत्तियों पर 100% हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। 92 साल की अवस्था में फिर से विवाह हुआ, 92 ईयर। कोर्ट का मामला है ना ये, शादी का मतलब तो ही था उनका। तो 92 ईयर पर फिर से कोर्ट के आदेश पर बकायदा बराती आए, विवाह हुआ और रोहित शेखर को उनके पिता का पूरा अधिकार मिला। ये है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो इसको कोर्ट ने माना, बट इसको कोर्ट नहीं मानता। इसी से जुड़ा हुआ एक और है जिसे कहते हैं ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफी टेस्ट, नाम सुना होगा। ये भी बेसिकली इसमें इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी ईईजी, क्या बोलेंगे ईईजी, तो ब्रेन में इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी लगाते हैं और एक मॉनिटर में आपके ब्रेन की जो वेव्स हैं, जो ब्रेन में हमने कल आपको बताया था इंपल्स क्रिएट होते हैं हार्ट में, वैसे ही ब्रेन में भी इंपल्स क्रिएट होते हैं। तब हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। हमारे ब्रेन में मॉर्निंग के टाइम में 5 वाट के आसपास की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक बल्ब जला सकते हो, इतना पावर होता है। तो
इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी लगा करके उस व्यक्ति के सामने फिल्म दिखाई जाएगी। मान लो कि वो किसी रेप का सस्पेक्ट हो या किसी मर्डर का सस्पेक्ट हो, तो उस मर्डर से कनेक्टेड फोटोग्राफ्स, पिक्चर, तो जब उसकी आगे वो पिक्चर आएगी ना, तो ब्रेन में अपने आप उससे जुड़ी घटनाएं चलने लगती हैं। तत्काल इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी फ्लक्चुएट करेगा कि जैसे फोटो आ रही है वैसे फ्लक्चुएट करेगा। अतः यह व्यक्ति सस्पेक्ट है, कोर्ट कहेगी मैं नहीं मानता, साक्ष्य लाओ। तो अब उसको ये धमकाया जाएगा उस व्यक्ति को, देखो पॉलीग्राफी पॉजिटिव आई है, इसका मतलब चोर तुम ही हो, अतः कबूल दो। नहीं कबूलेगा तो टार्चर दिया जाएगा। अंत में वो कबूल दे, क्योंकि जब मशीन बता देती है ना तो आदमी टूट जाता है, टूट जाएगा तो उसको कोर्ट मान लेगा, है ना। वैसे कुछ तरीके हैं जिनमें से एक था नार्को टेस्ट। अगला जो अभी टॉपिक है ये है आंख, आइज, जिनके बारे में बात करेंगे। वास्तव में ये टॉपिक है मानव संवेदी अंग, ह्यूमन सेंसोरी ऑर्गन, और इसमें हम बात करेंगे सबसे प्रमुख आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, जिनमें से हमें यह मिल चुका है, याद है। आंख यहां पढ़ लेंगे, नाक मिलेगी सांस लेंगे तो, त्वचा मिल जाएगी जब हम पढ़ेंगे ऊतकों के बारे में, कान भी थोड़ा सा देख लिया जाएगा, जो भी काम का चीज है। तो अभी जो हमारा पूरा दृष्टिकोण है किस पर है, आंख पर है। ज्यादातर सवाल यहीं से आने के पूरे चांस होते हैं। तो हम आपको एक फिगर में आंख का चित्र समझाते हैं, उसके बाद एक एक करके हर पार्ट को बताते हैं। तो किसी भी आंख में होता है एक लेंस, और लेंस से कनेक्टेड होती हैं तीन प्रमुख परतें। तो मेन हो गया लेंस, और उसके बाद तीन प्रमुख जो लेयर होती है, ये मेन भूमिका निभाती है। एक ये हो गई, दो, और एक और लेयर है तीन। लेंस के ठीक आगे, ऊपर और नीचे, यहाँ और यहाँ एक मांसपेशी होती है, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक और हिस्सा होगा, बीचों बीच भी एक हिस्सा होता है, और ऊपर और नीचे भी एक पार्ट होता है। तो इस तरह से आंखों के हिस्सों को समझा जा सकता है। यदि मैं इनका नामकरण करके आपको दिखाऊं, तो सबसे बाहर का जो हिस्सा है ये है कॉर्निया। इसके बाद ये जो सबसे बाहर की परत है ये है स्क्लेरा, इसे कहते हैं श्वेत पटल, श्वेत पटल। बीच का जो नंबर 2 परत है ये है कोरोइड, या इसे कहते हैं रक्तक पटल, रक्तक पटल। और सबसे अंत में जो तीसरा वाला हिस्सा है ये वाला, ये है रेटिना। और इसी रेटिना पर 2 पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर मिलता है ये, और एक पॉइंट मिलेगा इस जगह पर। ये जो पीला वाला दिख रहा है ये है येलो स्पॉट, और जो ये काला वाला दिख रहा है ये है डार्क आर ब्लाइंड स्पॉट। और इसी डार्क या ब्लाइंड स्पॉट से बहुत छोटे छोटे नर्व्स निकलते हैं, जिन्हें कहा जाता है ऑप्टिक नर्व, और ये सीधे जाके जुड़ जाते हैं हमारे ब्रेन से। क्लियर? यानी कि ये है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। याद है, आंख से ब्रेन जा रहा है। ठीक, आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ये है लेंस, और ये जो डॉट ऊपर और नीचे हैं इन्हें कहते हैं सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मांसपेशी। ये जो बीच में आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ये है पुतली, और जो ये गुलाबी रंग में दिखाई दिया ऊपर और नीचे ये है आइरिस। इसके अलावा आंख में एक बहुत ही थिक हिस्सा भरा होता है इस तरह से, इसे कहा जाता है बिट्रस ह्यूमर या काचाभ द्रव। ये है बिट्रस अथवा काचाभ। और थोड़ा और आगे देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ भी एक द्रव भरा होता है जिसे हम कहते हैं जलीय द्रव, या इसे कहा जाएगा एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। तो ये एक आंख का हिस्सा है जिसे हमें अपनी कॉपी में बना लेना है। यदि आपने नहीं बनाया तो आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अब एक एक करके इन्हीं हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे जहां से सवाल बन सकता है। जैसे पहला जो पार्ट है वो है कॉर्निया। ध्यान देना, कॉर्निया को अगर आप बहुत पास से देखोगे तो सबसे बाहर है ये, एकदम बाहर की तरफ, और ये ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, इसमें कोई कलरिंग नहीं है। तो लिखा है आंख की प्रथम क्या है, पारदर्शी परत है। पारदर्शी के साथ साथ ध्यान देना, इसमें करीब 5 या 6 परत पाई जाती है। यानी कि कॉर्निया एक प्याज की तरह है, जैसे प्याज में 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, वैसे ही ये एक प्याज के रूप में है, जिनमें से चौथी परत याद रखिएगा, इसे कहते हैं दुआ परत। क्या बोलेंगे? दुआ परत के नाम से जानेंगे, ध्यान रखना है। बाकी सामान्य पढ़ते हैं। और ये किस तरह व्यवहार कर रही है? मुख्य लेंस की तरह। अब मुख्य लेंस की तरह जब ये व्यवहार करता है, जैसे मान लो अब ये अपनी आंख हो गई और ये बाहर हो गया कॉर्निया, यही है कॉर्निया। तो प्रकाश जब इस पर पड़ेगा ना तो इसे मोड़ करके कहाँ पहुंचाएगी? रेटिना पर। तो सबसे पहला जो शुरुआत होता है प्रकाश को मोड़ने का, वो शुरू कौन करेगा? कॉर्निया। इसलिए इसको हम मेन लेंस की संज्ञा देते हैं। दूसरा, इनमें कोई भी रक्त नलिका नहीं होती। पूरी शरीर में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो बिना ब्लड वेसल्स के अलाइव हो, जीवित हो। इकलौती कॉर्निया, कॉर्निया में कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, इसके बावजूद इसे जीवित हिस्सा मानते हैं। इनका जो जीवन चलता है वो चलता है मुख्य तौर पर O2 और H2O के आधार पर। इन्हीं O2 और H2O का विसरण होता है, और इसी के आधार पर कॉर्निया जीवित रहती है। बाहर जो हवा चली ना सही से, इसलिए कई बार दूषित हवा, यानी कि दिल्ली की हवा, आंखों को भी खराब करने की क्षमता रहती है। दूषित हवा, दिल्ली की हवा आंखों को डिस्टर्ब कर देती है। जैसे अभी हाल ही में हम एक आंख की बीमारी से ठीक हुए हैं, मुक्त हुए हैं, नाम है ट्रेकोमा, याद है ना? इससे हम मुक्त हुए हैं 2024 में, याद है? तो जब किसी ऐसा ट्रेकोमा कोई बहुत जहर बीमारी नहीं थी, इतनी ईजी बीमारी है ये कि लगभग सबको थोड़ा थोड़ा ट्रेकोमा का दर्द हुआ होगा। जैसे आंख में बिरनी निकलती है, बिरनी जानते हो? बिरनी, अच्छा, अरे छोटा छोटा, बहुत पहले ऐसे हुआ था, ट्यूब छोटी तोड़ के रात में सो के जाओ, हर घर में एक डब्बे में रखी रहती थी। सुबह उठे आंखें नहीं खुली, चपक गई है। अब पता चला कि अम्मा लाई पानी धो रही हैं, तो क्या? अच्छा, अब है क्या कि लोकल नाम होंगे ना, वो हर जगह रहते हैं। तो वैसे ही
भाई अपना मत क्यों देने लगते हो, हमने बोला बात खत्म करते हैं, रहने दो। हमारा उद्देश्य क्या है ना, बहुत फास्ट ना पढ़ाऊं मैं, मुझे ठीक है समय ले लूंगा, 5 घंटे हम पढ़ा रहे हैं, कल भी 5 घंटे पढ़ा लेंगे, बट बिल्कुल हल्ला करके नहीं, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि जल्दबाजी का ज्ञान किसी काम का नहीं होगा फिर। तो धैर्य के साथ सुनो अभी की बातें, जैसे हमने नार्को टेस्ट कहा, अब आपको याद हो गया, वो भूलेगा नहीं, अपने आप फिट हो गया दिमाग में। तो वैसे जितना अभी सुन लोगे ना, उतना एग्जाम में बेहतर करके आओगे। आपको भले ही लग रहा हो कि हमने पता नहीं कुछ पढ़ा या भूल गया, पर सच्चाई की यदि आप में निष्ठा होगी, यदि आपने ईमानदारी से काम किया होगा साल भर, तो वहाँ एक नेचुरल सत्ता होती है, नेचर। कई बार बहुत पढ़ने के बाद सिलेक्शन नहीं होता, और कई बार एक सामान्य गति से पढ़ते पढ़ते आप सेलेक्ट हो जाओगे। जितने भी टॉपर होते हैं किसी को नहीं पता होता कि हम टॉपर बनेंगे, भरोसा नहीं होता, कारण कि उन्होंने बस काम किया, काम करते करते निकल गए। तो अभी जो आप सुन लोगे ना, वो आपके ऊपर असर करेगा। तो ध्यान देना भैया, यहाँ बैठो तो यहीं बैठो, एकदम से सुनते रहो मस्त। हमारा जो स्टोरी टेलिंग क्षमता है बहुत शानदार है। आप मुझे अगर चाहोगे तो मैं धैर्य 3-3 घंटा तक बैठ के सुना सकता हूँ, वो भी नहीं। तो साइंस को ऐसे ही हमने ढाला हुआ है, तो कोशिश करो सुनो। क्लास सर आपका क्लास में बहुत अच्छा लगता है मैं पिघल गया थैंक यू। चलिए, इनका नाम है आर्यन भारती भैया, बहुत हार्दिक आभार, ऐसे ही कहते रहा करो। अंकल जी कहाँ हो क्लास में? हाँ ना 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 बेटा ना चलिए, रतौंधी क्या होती है? रात में होने वाली औंधी को रतौंधी है ना, सिंपल सा तरीका चलिए, मतलब इनका नाम है राजू रॉय। राजू भैया ठीक हो? हाँ उम्मीद है अच्छे होंगे। और क्या है, नहीं कमेंट मतलब बहुत शानदार एकदम, इनके अंदर ना पूरा एकदम बहुत शानदार सा प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। जॉनर में कमेंट करते हैं ये, सर आप डॉक्टर लगते हो, वाह मेरा आला कहाँ गया आज भूल गया हूँ कल ऑपरेशन करूंगा है ना। थैंक यू भैया। रन विजय भैया, बेसिकली क्या है ना कि हिंदी माध्यम की बैच है, तो अंग्रेजी में हालांकि हम प्रयास तो करते हैं बोले, लेकिन लगातार संभव नहीं है। इसके लिए फिर आपको ना मुझे उसमें वहाँ मिलना पड़ेगा, वहाँ अंग्रेजी बोलती हिंदी बोलती नहीं है ना, तो बड़ा टेक्निकल होता है। जैसे कई बार क्या होता है ना, हम घर फोन किए तो वहाँ पे बाइलिंगुअल बैच चलती है, तो एक बार हिंदी एक बार अंग्रेजी, तो अपनी अम्मा को भी हम 2 भाषा बोलने लगते हैं तो वो कहती है कि भाई क्लास में नहीं हो बेटा, घर में हो, घर में है ना, अवधि में बात करो हम अवध क्षेत्र से, हमारे यहाँ अवधि चलता है कि ताऊ करत बाटू ठीक है, सब ठीक है हाल चाल है ना। तो अम्मा हमारे कही है कि हाँ भैया सब बढ़िया बात, कब आया पढ़ाई के? तो हम अम्मा भाई तुरंत आओ ही पढ़ाई के, अबे मान के चला कि 6 बजे के बाद से हम फिर यही, और फिर 8-9 बजे खाना खा ये अवधि भाषा है। तो सर जी मैं एनजीओ पढ़ाता हूँ, ठीक है सर जी किसी गाना सुना रही चलिए ये लड़का दमदार है, ठीक है अभी, हाँ ठीक, तो पॉइंट पे आते हैं। चलो, तो इनमें बिना रक्त नलिका के जीवन है। दूसरी बात, जब कभी हमें आंखों का ट्रांसप्लांट होता है, इसको बोलते हैं केरेटोप्लास्टी। जैसे आंखें, अच्छा मैं इसको थोड़ा बता दूं पहले, ट्रेकोमा। तो ट्रेकोमा में होता क्या था कि जो आईलिड होती है, इसको बोलते हैं पलक, है ना, ये जो ऊपर नीचे हो रही है, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता था। आईलिड में क्या हो गया, बैक्टीरिया का प्रभाव होता था, और छोटे छोटे दाने अंदर की तरफ से बन जाते थे, घाव हो जाता था। तो जैसे मान लो कि फोन के ऊपर आपने स्क्रीन गार्ड नहीं लगवाया, तो और इस पर आप क्या करो, रगड़ रहे हो। तो सेम ऐसे ही है भाई, हमारी आंखों का स्क्रीन गार्ड कौन है? कॉर्निया। अब उस पर आप क्या कर रहे हो, दाना रगड़ रहे हो, पीछे से दाना हो गया ना आईलिड पे, तो इतनी बार रगड़ रहे हो कि इस पे स्क्रैच आ गया, इतना स्क्रैच आ गया कि रिपेयर पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वजह से अंधापन आ जाता था, यानी कि नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसने पूरी पूरी कॉर्निया खा ली, इसकी वजह से बहुत लोगों में अंधापन आया। पर भारत सरकार ने इस पर शानदार काम किया और धीरे धीरे उन्मूलन हो गया इसका। अब भारत में ट्रेकोमा नहीं होता। तो जब हमें केरेटोप्लास्टी करानी होती है, यानी आंखों का प्रत्यारोपण, तो हम केवल किसका प्रत्यारोपण करते हैं? कॉर्निया का। कॉर्निया में समस्या आती है, इसको बोलते हैं एस्टिगमेशन या दृष्टि वैषम्यता। आजकल कॉर्निया का दान करते हैं लोग, जैसे मरने से पहले अंग दान का एक संकल्प होता है। जीवित रहते हुए 3 चीजों का दान किया जा सकता है। किसका किसका ध्यान देना, अगर आप जीवित हो तो एक तो लिवर, दूसरा किडनी, और तीसरा अग्नाशय। बेटा रक्त तो बात की बात है, रक्त तो दुनिया को पता है ना, हम अंग की बात कर रहे हैं, रक्त उतक है। तो किडनी एक दी जा सकती है, अग्नाशय 50% दे सकते हो, लिवर भी 50% दे सकते हो। जिसको दोगे उसका भी धीरे धीरे 100% हो जाएगा, जिसका कटेगा उसका भी 100% हो जाएगा। बस बहुत केयरिंग की आवश्यकता होती है। ये कहावत है केवल, अभी बहुत लाभ या बहुत इस पे सफलता मिली नहीं है, बट ये है कि इनमें रीजनरेशन होता है। किनमें? लिवर में और किडनी में। बेटा किडनी तो 2 है, एक से काम चल जाएगा। जिसको दोगे उसको 3, जैसे आदमी लालू यादव जी को उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो 2 किडनी पहले से होगा, एक किडनी यहाँ लगता है इस पे आके, तो अभी 3 किडनी है, 2 पुरानी वाली और एक जो नहीं लगी है। तो अगर मान लो ये भी खराब हो गई तो एक लगेगी, यानी कि इस हिस्से में किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाता है। कोई भी अंग ट्रांसप्लांट होकर के पुराना हटता नहीं है, क्योंकि पुराना हटेगा तो दिक्कत हो जाएगी, उसको सपोर्ट देते हैं बगल से, है ना, तो ट्रांसप्लांटिंग कहलाएगा। खैर, तो जब भी हम जीवित हैं तो इन 3 का दान करेंगे, और मरने के बाद तो पूरी शरीर का दान हो सकता है। तो कॉर्निया का जब दान होगा तो मरने के बाद होगा, और भारत सरकार ने बैंक बना रखा है। इसको हम हाइपोथर्मिक स्टोरेज करते हैं 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कितने तक, और अगर बहुत दिन रखना है तो आप क्रायोप्रिजर्वेशन पे रखो, न्यूनतम तापमान पे जाओ। इस दौरान ग्लिसरॉल अथवा कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट, क्या मिलेंगे? ग्लिसरॉल या कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट नामक रसायन मिलाते हैं, जिससे कि कॉर्निया खराब ना होने पाए। इसके बाद अगला हिस्सा स्क्लेरा। देखो ये जो व्हाइट पार्ट है, सफेद भाग, यही होता है स्क्लेरा। तो हम यहाँ पर अगर बिंदुआ लिखें कि ये है आंखों की बाह्य परत है तथा सफेद भाग है ये। और अगर पूरी आंख देख ली जाए तो 5/6 भाग में अकेले कौन है? स्क्लेरा है, पूरा कवर किया है बाहर से। बाकी में ये काला काला है, प्यूपिल और आइरिस है। जितना बचा है, गुड़िया वाली आंख देखियो, ये वाली जो लेट जाती है, सो जाती है, खड़ी होती है, जग जाती है, सेम ऐसी अपनी आंख है। अंदर में काफी धंसी है, बाहर तो इतना ही दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा पीछे से लेकर आगे तक व्हाइट है। इसका जो मुख्य कार्य है वो है हमें बाह्य रूप में सुरक्षा प्रदान करना। बाह्य सुरक्षा जैसे मान लो धूल, कोई कीट अथवा कोई कण, इन सब में हमारी आंखें प्रभावित होती हैं, तो हम ऐसे उसको दबा के या उसकी मोटरसाइकिल की चाबी से, है ना, ऐसा लोग करते नहीं है। एक भैया पड़ता है, इतना से मिर्चा लगता है, पड़ा है आंख में, शाम के समय, अरे लगता है कि भुनगा क्या बोलते हैं उसको,
छोटा सा काला काला होता है, अब कोई भी है, और शाम को निकलता है, अगर गलती से आप, हाँ, तो बहुत परेशान कर देता है। ध्यान देना, इसमें कोलाजन प्रोटीन पाया जाता है और यही इसके सफेद होने का कारक होता है। तो मूलतः इसका जो काम है वो है टेकेरोटी, यानी कि आउटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। दूसरा जो हिस्सा है वो है कोरोइडिया, इसे कहते हैं रक्तक पटल। चित्र में हमने सबको चिन्हित किया है। ये वास्तव में आंखों की दूसरी अथवा मध्यम परत होती है। दूसरी खास बात कि इसमें सूक्ष्म रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं, सूक्ष्म रक्त नलिका पाई जाती है। अब रक्त नलिका है तो इसमें बहुत कॉमन सी बात है कि ब्लड भी होगा। तो जो ये वाला हिस्सा है रेड कलर का बीच वाला, वही है कोरोइडिया, रक्तक पटल। अब सवाल है इसका कार्य क्या है। तो चूंकि इसमें ब्लड होता है तो ब्लड होने के नाते इसमें ग्लूकोज भी होगा, पढ़ा ना आपने, अर्थात यह आंखों को पोषण प्रदान कर सकता है, यानी आंखें थोड़ी बहुत इससे पोषण ले सकती हैं। दूसरा, अपनी जो आंखें हैं ये इतनी ऊपर का परत चिकना है कि कई बार लाइट आती है और फिर से लौट जाएगी, यानी कि बहुत मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो सकता है या ज्यादा रिफ्लेक्शन हो सकता है। जैसे बिल्डिंग का देखा होगा तो हम देख ही नहीं पाते इतना तेज वहां पे लाइट होती है, ज्यादा रिफ्लेक्शन होने से हमें दिखाई नहीं देगा। इनका काम है कि आंखों में परावर्तन को कम करना, क्या करना, परावर्तन को कम करना तथा प्रतिबिंब निर्माण में सहायता करना, तथा प्रतिबिंब निर्माण में सहायता करना। तो ये इनकी भूमिका है रक्तक पटल की। थोड़ा और नीचे चलेंगे तो तीसरी लेयर देखिए जिसका नाम है रेटिना। यह आंखों की, जो कि एक प्रकार का फोटो रिसेप्टर है, यानी हिंदी में कहते हैं प्रकाश संवेदक, अर्थात जो लाइट के प्रति संवेदनशील हो। रेटिना ही ऐसी है तो तीसरी लेयर देखिए जिसका नाम है रेटिना। यह आंखों की, जो कि एक प्रकार का फोटो रिसेप्टर है, यानी हिंदी में कहते हैं प्रकाश संवेदक, अर्थात जो लाइट के प्रति संवेदनशील हो। रेटिना ही ऐसी है संवेदक, अर्थात जो लाइट के प्रति संवेदनशील हो। रेटिना ही ऐसी है जिस पर इमेज बनेगा, यानी यहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कैसा, और छोटा, थोड़ा सा छोटा होगा। रेटिना की फोटो रिसेप्टर सेल दो प्रकार की है, एक है रॉड सेल और एक है कोन सेल, है ना। तो यदि हम इनकी दोनों फोटो रिसेप्टर सेल को समझें तो रेटिना में मूलतः हमें एक मिली है कोन सेल, और इन्हीं से कहते हैं शंकु कोशिका, और दूसरी मिली है रॉड सेल, इन्हें हम कहते हैं साल्का। तो इनकी थोड़ी सी समझ ऐसे रखिएगा कि कोन सेल सूर्य प्रकाश अथवा एलईडी लाइट के प्रति संवेदनशील हैं, के प्रति संवेदन होती हैं। और इनकी खास बात यह है कि ये हमें रंगीन दुनिया दिखाती हैं, अर्थात जो कलरफुल वर्ल्ड है उसे हम देख पाते हैं। रीजन, कोन सेल तीन तरह की होती हैं, एक होती है रेड कोन सेल, एक होती है ब्लू कोन सेल, और एक होती है ग्रीन कोन सेल। और आपको ये बिल्कुल पता है कि प्राथमिक रंग यही होते हैं, लाल, हरा और नीला। तो इन्हीं तीनों कोन सेल को मिक्स करके हम सभी प्रकार के रंग देख पाते हैं, सभी रंग देखते हैं। हमारी आंखों की क्षमता असीमित है। अब सवाल है कि कई बार कोन सेल में प्रॉब्लम आ जाती है, और वो प्रॉब्लम है जेनेटिक इशू, जिसे हम कहते हैं CVD, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज, है ना, CVD, यानी कि हिंदी में कहेंगे वर्णांधता। बहुत कॉमन वर्णांधता है रेड CVD, और दूसरी कॉमन है ग्रीन CVD, बट ब्लू वाली जल्दी से नहीं होती है। तो अगर लाल कोन सेल खराब है तो रेड CVD, और ग्रीन है तो ग्रीन CVD। इसे ठीक होना लगभग संभव नहीं है, जिसको है उसको है, सिंपल सी बात है। अगला है रॉड सेल। रॉड सेल अंधेरे में अथवा मंद प्रकाश में सक्रिय होता है, और इसकी खास बात यह है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि श्वेत श्याम दृश्यता प्रदान करता है। जो पेड़ दिन में हरा होता है वही पेड़ रात में काला और सफेद हो जाता है। कभी ध्यान दिया है, क्योंकि रात हुई तो वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास रॉड सेल एक्टिव होती है। अब ध्यान देना कि इसका जो मेन काम है, एक होता है और रोडोप्सिन पिगमेंट या रंजक, ये तब बनेगा जब आपके पास विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक होती है, तो ही रॉड सेल सक्रिय होगा, और अंधेरे में या मंद प्रकाश में ब्लैक एंड व्हाइट दिखाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि रॉड सेल में इशू आ जाएगा। इशू किसका आएगा, विटामिन ए कम हो गया। जैसे ही कम हुआ तुरंत भैया रात में होने वाली औंधी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये कोई जेनेटिक समस्या नहीं है, ये अभाव जनता है। यदि आप उसे फिर से विटामिन ए देना शुरू कर देंगे
तो उसका काम ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये रहा रेटिना के दो हिस्से, रॉड सेल और कोन सेल। जैसे अब अगर हम बात करें ह्यूमन की ना, मानव की, तो मानव में दोनों होता है, कोन सेल भी होता है और रॉड सेल भी होता है। इसलिए हम डे और नाइट दोनों में दिखते हैं। तो दिन में रंगीन दिखेंगे, रात में हमने तो भाई एलईडी लाइट जला ली है, तो रात में भी हम, रात में ना ब्लू और ब्लैक कपड़ा आप लेने में दिक्कत पैदा होगी। जो बहुत डार्क नेवी ब्लू कपड़ा है और ब्लैक, तो रात में अगर लाइट सही नहीं है तो आप बहुत क्लियर नहीं कर पाओगे, लेके आओगे नेवी ब्लू निकलेगा ब्लैक। तो इसलिए क्योंकि आंखें उतनी ज्यादा सहजता नहीं दिखाती हैं। कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे चिकन या मुर्गी या मुर्गा, इनके साथ समस्या क्या है कि इनके पास केवल कोन सेल ओनली। तो दिन में तो ये अच्छा से देखते हैं, एकदम मस्त है, लेकिन जैसे अंधेरा होगा इनकी दृश्यता डाउन हो जाएगी, क्योंकि ये जानवर हैं, इनकी मेमोरी भी अच्छी नहीं होती। तो तनाव आ जाएगा भाई, रात में इनको आंखें खत्म हो गई, रात भर टेंशन रहते हैं, सुबह दिखा फिर से कुछ चिल्लाए कि यार नहीं गड़बड़ नहीं था, आंख हमारी ठीक थी। ऐसा रोज होता है इनके साथ। कुछ ऐसे जो नॉक्टर्नल एनिमल हैं, इनकी रात्रिचर, जैसे कि उल्लू आदि, इनमें केवल रॉड सेल ही एक्टिव होगा ओनली। अब ये रात्रि में ही दिखेंगे, दिन में दिखते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत धुंधला। दिन में किसी पेड़ में जाके छिपे रहते हैं, है ना। हमने एक दिन गांव में अपने यहाँ उल्लू देखा, तो उसको हम बाहर निकाल के दिन में लाए, तो हमने देखा जो काम कर रहा था ऐसा नहीं भाग रहा था उधर, बट वो हल्का धुंधला ही देखते हैं। मतलब बाद में छोड़ दिया, मारा नहीं उसको। बहुत डरावने होते हैं ना उल्लू। दुनिया के टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड में से एक है वो उल्लू। लेकिन लोग क्या कहते हैं, बहुत उल्लू आदमी हो यार। ये कहावत है कि उल्लू की तरह का है वो। तो उल्लू मतलब कि हाँ हाँ, हम लोग ऐसे कहते हैं कि जो थोड़ा मूर्ख हो उसको क्या कहा जाएगा, उल्लू। जबकि सबसे टॉप क्वालिटी का इंटेलिजेंट बर्ड है वो, ऐसा है। कहावत निकल गई। किसी दिन किसी को लगा हो उल्लू पागला है, तो सब लोगों ने कह दिया कि जो इंसान पागला है उसका नाम क्या है, उल्लू। तो उससे चल गए। खैर, इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ा जाएगा तो एक हिस्सा मिलेगा आइरिस और पुतली का। ये जो काला काला है ये पुतली है, और ये जो कलर वाला है ये आइरिस है। ये आंख है ऋतिक रोशन की। नहीं मतलब हम कोई दावा ना कर रहे हैं, मैंने फोटो खींचा है, कहीं से निकाला है। क्रीज की, ये क्रीज की आंख है ना। ये कह रही ली बेटा। खैर, तो समझ में आया। देखो ये जो पिपल है ये सबके पास है, ठीक बगल वाली आंख में आप देख सकते हो। तो पिपल दिखेगा, और जो कलर है आमतौर पे ब्लू ब्लैक ग्रीन जो भी आए वो आइरिस है। तो हम इसकी परिभाषा कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि पुतली व आइरिस एक अपारदर्शी परत होती हैं, जो कि आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का निर्धारण करती हैं। प्रकाश की मात्रा का निर्धारण करती हैं। देखो जो पुतली है इसको कहते हैं प्रकाश का प्रवेश द्वार। जब भी प्रकाश आने की कोशिश करेंगे या रोशनी आने की कोशिश करेंगी, पुतली के माध्यम से जाएंगे, समझ में? तो अब गेट बड़ा होगा तो रोशनी बहुत ज्यादा घुस जाएंगे। रोशनी अगर ज्यादा आ रही है तो गेट स्लो कर दो, जब गेट स्लो कर दोगे तो रोशनी स्लो आ जाएंगे। तो यही कहानी है। यदि प्रकाश ज्यादा है तो क्या होगा, और प्रकाश कम है तो क्या होगा। ध्यान दो, यदि जहां हम रह रहे हैं वहां अधिक प्रकाश है तो हमारा काम यह है कि हम अपनी आंखों को हल्का सा सिकुड़ते हैं, अर्थात जो ये पुतली है हल्का सिकुड़ेगी, और जब पुतली सिकुड़ेगी तो कौन बड़ा हो जाएगा, आइरिस। यानी ऐसी स्थिति में पुतली छोटी और आइरिस थोड़ा सा बड़ा। क्लियर। लेकिन जैसे ही कम प्रकाश हो, हम लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, है ना, कहाँ गया, आ गया। और अगर बहुत प्रकाश है ऐसे करके देखते हैं, तो ऐसे किया क्या हुआ, दबा हो गया, ऐसे किया कहाँ गया, बड़ा हो गया। तो जब प्रकाश कम है तो इसका मतलब है कि पुतली बड़ी हुई, फैली, अर्थात पुतली बड़ी हुई और आइरिस तुलनात्मक रूप में पीछे चली गई, बैक क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। रेटिना और आइरिस, ध्यान देना, दोनों का इस्तेमाल बायोमेट्रिक या आधार कार्ड में किया जाता है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब मामला आता है आइरिस का। तो जो आइरिस है ना वो हमारे आंखों के रंग का निर्धारण करती है। तो नोट में ऐसे लिख देना कि आइरिस आंखों के रंग का निर्धारण करती है। अभी तक दुनिया में ज्यादातर ब्राउन, अंबर, ग्रीन, हेजल, ग्रे और ब्लू, ये 6 कलर की आंखें दिखाई देती हैं, जिनमें से भारत में जो ज्यादा है वो ब्राउन, ब्लू और ग्रे। एग्जैक्टली बेटा ब्लैक नहीं होती, कोई भी आंख काली पूरी तरह से काली नहीं मिलेगी, वो ब्राउन या ग्रे मिक्सचर में रहती हैं। खैर ध्यान देना कि इनके कलर का जो मामला है वो एक पिगमेंट है, उसका नाम है मेलानिन। तो मेलानिन पिगमेंट है ना, इसे ध्यान देना। ये आता कहां से है, ये आता है मेलानोसाइट सेल से। कहां से आएगा, मेलानोसाइट सेल होती हैं और हर जगह होती हैं, बाल में भी होती हैं, त्वचा में भी होती हैं, आंख में भी होती हैं, हर जगह होंगी ये सेल। जहां जहां होंगी इनका काम है मेलानिन बनाते रहो। तो मेलानिन बन गया। अब होता क्या है कि नॉर्मल या जो सामान्य कलर है आंखों का वो है हल्का सा ग्रे, है ना। ध्यान देना, ब्लैक ग्रे, कैसा कलर है, ब्लैक और ग्रे, ये नॉर्मल आंखें हैं जैसी हमारी और आपकी। इसमें जो मेलानिन होगा वो सामान्य होता है, लेकिन जैसे ही मेलानिन ज्यादा हो जाएगा तुरंत वो आंख ऋतिक रोशन वाली बन जाएगी, ये हो जाएगी
ब्राउन। और जैसे ही मेलानिन कम हुआ तुरंत ऐश्वर्या राय की आंख बन जाएगी। कैसी? ब्लू, यानी कि नीली। तो बेसिकली कलर का कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं है कि कलर नीला है तो कम दिखेगा या काला है तो ज्यादा दिखेगा, वो केवल रंगीन मामले हैं, कलर के मामले हैं। दरअसल जो मेलानिन होता है 3 तरह का होता है। इतना समझ में आया? ठीक। तो ध्यान देना, रीजन क्या है? मेलानिन। अब इस मेलानिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो है ईयू मेलानिन। ध्यान देना, हमारी आंखों के रंग का निर्धारण कौन करेगा? ईयू मेलानिन। क्योंकि ये 3 तरह के होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है ईयू मेलानिन, एक होता है हेयो मेलानिन, और एक होता है न्यूरो मेलानिन। 3 तरह के मेलानिन अपने बॉडी में पाए जाएंगे। जो ईयू मेलानिन होता है यही काला और भूरा रंग बनाता है। अब सोचो काले भूरे में क्या क्या है? बाल, आंख का जो आइरिस है और त्वचा, है ना? या तो पूरी पूरी काली है या तो काला भूरा मिक्स किया हुआ है या तो हल्का भूरा है, मतलब उसी के आसपास वो घूम रहा है। दूसरा है फियोमेलानिन, ये कलर देता है गुलाबी या सामान्य भूरा। इसमें ये कलर देगा होंठ, ब्रेस्ट निपल, टंग और सेक्सुअल ऑर्गन, इन सब में कलर बनाने का प्रयास करेगा। न्यूरोमेलानिन जो होते हैं ये हल्के लाइट ब्लू होते हैं, यानी कि हल्का नीला, और इसी रंग के हमारे न्यूरॉन होते हैं। जब भी फिल्मों में आपने न्यूरॉन देखा होगा ब्लू कलर का दिखाया जाएगा आपको, कारण कि न्यूरॉन लाइट ब्लू कलर में होते हैं। तो बेसिकली ये 3 तरह का मेलानिन बॉडी में है, जिसमें से आंखों के लिए कौन सा है? ईयू मेलानिन है। ज्यादा हुआ तो ब्राउन, नॉर्मल हुआ तो ग्रे ब्लैक, और कम हो गया तो ब्लू ब्लू कलर। यही कहानी है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का नाम है आंखों का लेंस। तो हमारी आंखों में लेंस जो है वो है तो मेन लेंस, बट आंखों का जो मेन लेंस वो कौन हो गया? कॉर्निया। अभी देखा गया था ना। तो जब आप आंखों के लेंस के देखेंगे तो कुछ वो ऐसा दिखाई देगा। ये होता है बाई कॉन्वेक्स, उभयोत्तल। क्या होगा? उभयोत्तल। दूसरा, इसका कोई कार्य पूछे आपसे तो बताना है कि प्रकाश किरणों को मोड़ता है और किरणों को मोड़कर कहां पहुंचाएगा? रेटिना पर पहुंचाता है। रेटिना पर पहुंचाता है, जिससे कि क्या बन सके? प्रतिबिंब का निर्माण हो सके। कई बार बढ़ती उम्र के साथ लेंस क्लाउडी हो जाता है, जिसको बोलते हैं मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। तो एक बीमारी है कैटरेक्ट या मोतियाबिंद। हमको भी होनी है, आपको भी होनी, ध्यान देना, पक्का होनी है। कारण दिन भर मोबाइल फोन चलाते हैं। हालांकि तनाव नहीं लेना, जब तक होगी तब तक इतना आसान इलाज आ चुका होगा कि मुश्किल से 10 मिनट मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा। ओनली 10 मिनट, नथिंग एल्स। हाँ जी। तो चिंता करने की बात नहीं है, टेक्नोलॉजी बड़े स्तर पर काम कर रही है। क्या भैया? कहो। हाँ, मुझे नहीं पता उसके बारे में, हो सकता है बहुत सी चीजें हैं जो हम नहीं जानते होंगे ना। हम इंसानी तो है, विकिपीडिया तो है नहीं, हमारे पढ़ने की लिमिट है। खैर, तो जो कैटरेक्ट है इसमें क्या होगा? जैसे ही 45-50 साल के हम होंगे अचानक चीजें धुंधली दिखाई देंगी। ये नॉर्मल, ये कैटरेक्ट। जो कलर है दिखने से ही आपकी आंखों में व्हाइट व्हाइट सा दिखेगा। तो अब इसका एक तरीका है, बेसिकली ये क्लाउडी है, यानी कि कैटरेक्ट में होता क्या है, इसका मुख्य कारण अगर पूछा जाए तो कारण ये है कि लेंस धुंधला हो जाता है। और रीजन क्या है? बढ़ती उम्र, पोषण की कमी, अधिक मोबाइल और न्यूरो की बीमारी। न्यूरो वा मधुमेह की बीमारी। मधुमेह रोग आंखों का काल है। अगर डायबिटीज हो गया है तो आंखों को जहर पैदा कर रहा है वो, पहला प्रयास आंख ले जाता है वो। इसलिए डायबिटिक लोगों को आंखों से बिल्कुल बदमाशी नहीं करनी चाहिए, अगर है तो तत्काल इलाज कराएं। तो लेंस जब धुंधला हुआ तो दिखाई देना कम हो जाएगा। तो अब इसका एक तरीका है, तरीका यह है कि हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराएंगे, सर्जरी, और कोई तरीका नहीं है। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंट्राओकुलर लेंस। इस्तेमाल करेंगे, हाँ ध्यान देना, कृत्रिम रूप से निर्मित इंट्राकुलर लेंस का उपयोग होता है। और इसको करने के लिए हम एक सर्जरी करवाएंगे जिसका नाम है लेजिक लेजर सर्जरी। क्या है? लेजिक लेजर सर्जरी कराते हैं। या अगर ये नहीं करेंगे तो वो करेंगे सीसीएम फेको। ये भी बहुत प्रसिद्ध सर्जरी है, सीसीएम फेको सर्जरी। ये अभी है, फ्यूचरिस्टिक स्तर पर रोबोटिक सर्जरी भी आने लगी है। रोबोटिक नैनो सर्जरी, ये वही है जो आपकी आंखों के लेंस को मात्र 10 मिनट में ठीक कर देगा। अभी भी देखो तो उसी दिन वापस कर देता है। अगर आपके आसपास कोई होगा और उसने करा, पहले काला काला चश्मा लगाओ, पूरा महीना ऐसे घूमो बिल्डिंग करते हुए, पूरा एकदम गांव में 2-4 वृद्ध व्यक्ति आपको हर ठंडी मिल जाएंगे, क्योंकि नवंबर में करवाते हैं ऑपरेशन, ठंडा मौसम रहता है, नहाना नहीं है तो कट जाता है। जैसे अब नवंबर, लास्ट नवंबर कराया ऑपरेशन, पूरा दिसंबर में नहाए गुजरेगा, मजे अलग से, सुरक्षा अलग से, व्यवस्था। हाँ, नवंबर में आप, दिसंबर में आप किसी आपके अस्पताल का सीजन चलता है। हाँ, क्योंकि अब आप मान लो जून में करा लिया, पसीना आ गया, ले गए लेजर,
है ना, ऐसे 2 बार मर लीजिएगा काम से। इसमें रोना बहुत जहर चीज है, अगर लेंस लगाए हो तो कम से कम 10 दिन तो बिल्कुल नहीं रोना किसी कीमत पर, है ना। तो महिलाओं को लेकर के बहुत टेक्निकल होता है ये तत्काल रो देती हैं। हमारी बुआ का ऑपरेशन हुआ आंख का, अब 3-4 दिन हुआ, हमारी अम्मा गई मिलने, अरे भाई निकल ले गई इनकी आंख गई, क्योंकि भावनात्मक होती हैं, जो एमएक डाला है समझ नहीं पाता वो, है ना। होता है ऐसा कि बहुत दिन बाद अरे आ गए, रोने लगे। हमने कहा आपका आंख ना वही जिसमें रो है वो, उसी में लेंस लगाया गया है। तो बाद में डॉक्टर ने बताया कि इसमें प्रेशर बढ़ गया आंखों में। इसका ना सबसे बड़ा क्या होता है, आंखों में एक इंट्राओकुलर प्रेशर होता है। देखो ऐसे हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि हमारी आंखों में काचाभ द्रव होता है, और ये जो काचाभ द्रव भरा है ना, ये इसलिए है, जैसे मान के चलो कि वॉलीबॉल या फुटबॉल, तो फुटबॉल में हवा नहीं भरोगे ऐसे हो जाएगा, हवा ऐसे हो जाएगा। तो जो हवा भरोगे तो प्रॉपर डिजाइन में रहेगा वो। वैसे आंखों में है कि काचाभ द्रव अगर कम हुआ तो आंखें पिचक सकती हैं, और काचाभ द्रव ज्यादा हो गया तो एकदम लगेगा यार आंखें फट जाएगी क्या। तो जो आंखों में प्रेशर बढ़ता है, इसका मतलब है काचाभ द्रव क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है। तो पोड़ो इसको, पोड़ो। ठीक है, अब सोचो ज्यादा प्रेशर बढ़ गया तो कहीं फुट से फूट ना जाए, खतरा है ना ये। तो सारा खेल किसका है, प्रेशर का। इसे बोलेंगे बेटा इंट्राओकुलर प्रेशर। क्या बोले, इंट्राओकुलर प्रेशर। तो आंखों का जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है वही रिस्पांस करता है। तो कोई भी डॉक्टर होगा सबसे पहला जांच क्या करेगा, तुरंत आंखों का इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करेगा, प्रेशर ठीक है, ये मामला ठीक जा रहा है। इसके बाद अगर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक हिस्सा है एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, जिसे हम कहते हैं जलीय द्रव, और एक है काचाभ द्रव। तो इनका एक लोकेशन देखना, जो जलीय द्रव है ये कॉर्निया और लेंस के बीच में है, दिखा चित्र में, के बीच में होते हैं। और जो काचाभ द्रव है ये लेंस व रेटिना के बीच होते हैं। इन दोनों की जो काम है वो वही है कि पहली बात तो आंखों के इंट्राओकुलर प्रेशर को मेंटेन करो, ना ज्यादा ना कम। तो अगर आपसे कार्य पूछा जाए तो पहला कार्य होगा इंट्राओकुलर प्रेशर को बनाए रखना, ना ज्यादा ना कम, एक काम। दूसरा, अगर इंट्राओकुलर प्रेशर ठीक होगा तो और काम आगे बढ़ाएं तो वो है कि बेहतर प्रतिबिंब का निर्माण, बेहतर प्रतिबिंब का निर्माण करना। तीसरा, आंखों को पोषण व सुरक्षा और खास करके संक्रमण से सुरक्षा देना। तो ये 2-3 ऐसे काम हैं जो काचाभ द्रव और जलीय द्रव से हैं। अब कई बार ना ये प्रेशर ज्यादा हो जाता है। प्रेशर ज्यादा होने का मतलब है कि उस व्यक्ति को ग्लूकोमा आ गया है, हिंदी में कहते हैं समलबाई। तो एक बीमारी है जिसका नाम है ग्लूकोमा, या हिंदी में कहते हैं समलबाई। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है आंखों के इंट्राओकुलर प्रेशर का बढ़ जाना, इंट्राओकुलर दाब का अधिक हो जाना। और रीजन क्या है, इसका जो रीजन है वो है अधिक उम्र। दूसरा रीजन है पोषण में कमी, वही सेम रीजन है जो हमने पूछा, न्यूरो और मधुमेह। और तीसरा है तीव्र प्रकाश। कई बार वेल्डिंग लोग जो करता नहीं था ना, काला चश्मा लगा करके, बट वो कोई ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होता, अंत में उनको ग्लूकोमा से गुजरना ही पड़ेगा। हाँ बेटा, न्यूरो रीजन ये क्यों बनता है, न्यूरो मतलब ब्रेन हेमरेज, न्यूरो की कोई दवाई खा रहा है वो, क्योंकि न्यूरो का मतलब क्या हो, नसों का असर हो जाता है ना। तो अगर नसें गड़बड़ हुई तो पक्का आंख को ले जाएंगी, क्योंकि न्यूरो की दवाएं बहुत प्रभावी होती हैं। तो न्यूरो का मतलब है फिर दांत गिर जाएगा, जिसको न्यूरो हेलमेस में दवा खाएगा दांत खत्म हो जाएगा, आंख खत्म हो जाएगी, कान से कम सुनाई देगा, धीरे 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 डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है बॉडी में। क्योंकि सारा खेल किससे है, ब्रेन से। अगर ब्रेन गया तो काम खत्म। क्या बेटा, माइग्रेन नहीं, माइग्रेन से आंख में दिक्कत नहीं है, माइग्रेन इज अ जनरल प्रॉब्लम, घबराने की बात नहीं है। अगर माइग्रेन है तो बस 2 काम करना है, एक हमें अनुलोम विलोम या योगा करना है, दूसरा टाइम पर भोजन करना है, यानी कि दिनचर्या सही रखनी है। यदि 2 काम हो गया और स्ट्रेस नहीं लेना है, ये 2-3 काम करके देखो, माइग्रेन कभी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि ये कभी ना खत्म होने वाली समस्या है, और समस्या है भी नहीं। तो इसलिए इसका एक ही तरीका है, वेस्ट लाइफ स्टाइल। कई बार अगर ज्यादा दिक्कत है तो एमआरआई करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि माइग्रेन शिफ्ट हो जाता है आपके मेनिंजाइटिस की तरफ, और मेनिंजाइटिस की तरफ शिफ्ट हो गया तो झिल्ली में असर आ सकता है। तो बेहतर है कि जब पैसा पाना अभी नहीं, जब आप दुर्गा बन जाना, एक आध तनख्वाह आएगी तो एक बार आके केजीएस में एमआरआई करा लेना, सस्ते में, अपना हॉस्पिटल ना। तो जब आप आओगे तो हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, लेकिन आपसे हम अनुदान लेंगे। अरे इतना तो बनता है कि एक आध महीने की तनख्वाह इधर देके जाओ हमारे अस्पताल में, मतलब लालच ना करना। इतना तो भाई हम अगर हित में काम कर रहे हैं, हालांकि हमारे खान साहब ने किसी ने सर जी तो साफ इग्नोर कर, अरे भाई यार पढ़ाऊं कि इग्नोर करूं मैं, लाओ बताओ क्या है, लाओ सुनो सुनो सुनो, सर आंख में दर्द, हम डॉक्टर लगे हैं आपके। ये सवाल आएगा एग्जाम में, आंख दर्द करती है, नस, अरे राम राम, नस दर्द करती कह रहा है सर। अगला अगर नया बैच आएगा तो आप ही जीव विज्ञान पढ़, अरे हम प्रयास करें अगली बार हम ना पढ़ाएं। है ना, हमारी, अब सोचो पता है आपको, मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं अपनी छुट्टी से पढ़ा रहा हूँ, जैसे हमारा काम हो चुका है, पढ़ा दिया हूँ, अब मैं आराम सो रहा होता। इसलिए बता रहे जो मजा सोने में है ना, ये केवल आपके प्यार में तो हम पढ़ा रहे हैं। कितना बज रहा है, 7, हम 5 बजे रिलीज हो जाते हैं, 5 बजे अपने कमरे पे रहते हैं, उसके बाद कुछ ना करते, क्योंकि हमें टहलने निकलना होता है। ये इसका बड़ा कारक है आप कि पढ़ा देंगे तो इत्तेफाक से 2-4-10 नंबर सही हो गया तो 100-500 रुपये निकल जाएंगे। अगर हम एक एक से 10 डाल लेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, ऐसा नहीं है। बताओ भाई ऑनलाइन वाला, भैया देखो एक बात सुनो मेरी, ऑनलाइन वाला जब हम पढ़ाने लगते हैं तो कैसे देख सकते हैं आपको, काम की बात करते हैं ना, फिर नहीं तो आप ही कहोगे आगे बढ़ो। ये तो कहता है कि और मेरे पास ऐसा कोई धनुष बाण नहीं कि मैं मार के आपको घायल कर दूं यहाँ से, क्योंकि उसके बाद माथा खराब हो जाता है ना। तो हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा सर जी, मजा आता है आपकी क्लास में, हाँ, लेकिन मैं मजा देने तो नहीं आता। चलिए, तो कारण समझ में आया, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्चुअल चीजें हैं। एक ऐसा देखा है, तो बेसिकली ये एक हाँ हाँ, ठीक है, तो ये एक बस बस यह एक चमकदार प्रोटीन की परत होती है, प्रोटीन की परत होती है, और ये रेटिना के पीछे होती है, रेटिना के पीछे। और ज्यादातर जो रात्रिचर जानवर हैं उनमें, लगभग सभी जानवरों में ये पाया जाएगा, और इनका काम है कि प्रकाश में इनमें चमक उत्पन्न होती है। इसके पीछे के रीजन है कि ये अपने प्रे को डराते हैं, दूसरा ये अपने शिकारी को भी डरा देते हैं, तो दोनों डर जाते हैं, इनका जीवन काल थोड़ा सुरक्षित रहता है। जैसे बच्चे हमारी रात में इनको देख लेंगे तो डर जाएंगे, कई बार छोटे बच्चे डरते हैं ऐसा, आप लाइट में अरे मम्मी रे ये क्या बिलाल काट रही है लेकिन क्या हो रही मम्मी बिलाल काट रही थी, बिलाल कैसे काट सकती है। अगला एक ग्लैंड है जिसका नाम है माइबोमियन ग्लैंड। तो माइबोमियन ग्लैंड जो हमारी ऊपर की पलकें हैं और जो नीचे की पलकें होती हैं, इन दोनों पलकों में बिल्कुल एकदम स्टिकी से जैसा ये कीचड़ निकलती है दोनों तरफ से, है ना। इनका काम है कीचड़ या विशेष तौर का गाढ़ा द्रव निकालना। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर वो आंखों में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या आंखों में जो संक्रमण हो रहा है, इन सभी को वो दूर करने का प्रयास करता है। और साइड में मॉर्निंग के समय आप देखिए तो यहीं पर ढेर सारा कीचड़ जमा रहेगा, तो आप बिना धोए स्कूल चले जाते हो और उसके बाद ऐसे करके किसी के मुंह में लगा देते हो। ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना। आज तक किए हो, लेकिन अब मैं चूंकि शिक्षा आपको दे रहा हूं, आज के बाद से ये सब जब भी करना है अपने मुंह में रखना है, ठीक। अगला एक और ग्लैंड है जिसे कहते हैं लैक्राइमल ग्लैंड। इसे कई बार हम आंसू या अश्रु ग्रंथि या टीयर ग्रंथि भी कहते हैं। इनका अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ये हमारी आंखों के ऊपरी हिस्से पर यहाँ पर है, और यहीं से आंसू निकलता है। आंसू निकलना भी एक संवेदी कार्य है जो आंखों के लिए सकारात्मक होता है। खास करके यह इंट्राओकुलर प्रेशर को मेंटेन करती है। आंसू जैसे कोई बिल्कुल अगर नहीं रो रहा है, कई साल नहीं रोया है, तो उसकी आंखों में दबाव ज्यादा रहेगा, ग्लूकोमा होने के ज्यादा चांस रहते हैं। अगर साल भर में 2-4 बार वो रो ले रहा है तो आंखों में ग्लूकोमा कम होगा। इतना ही क्यों रोना तो ये लैक्राइमल के बारे में था। यहीं पर आंख से जुड़ा कॉन्सेप्ट संपन्न हुआ। इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो मेरी नजर में एग्जाम में यहाँ से सवाल हिट हो जाएगा। तो अगला जो चैप्टर है वो है ग्रंथि और हार्मोन। तो नेक्स्ट लिखते हैं हेडिंग ग्रंथि व हार्मोन। तो अब यहीं पे कहिए तो रुके आज। तो नहीं नहीं, दरअसल सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, परेशान मत होइए। तो अब इसके बाद कल मिलते हैं, और कल 2:30 बजे से लेके फिर यही सेम समय रहेगा, या कल हम लोग 8 कर लेंगे।